नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6 को लेकर, जिस यूनिट में भारत और मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक्स के टॉपिक दिए हैं। इस क्लास के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत के गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को लेकर। तो हमने म्यूचुअल फंड हो, चिट फंड कंपनी हो, LIC, एडा आदि सभी के बारे में बात की थी। और आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंटली बात करने वाले दोस्तों भारत की विदेश व्यापार नीति को लेकर। भारत की विदेश व्यापार नीति की जब बात करते हैं दोस्तों, तो एक ऐसी नीति है जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश लेकर आती है। भारत के विकास को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट नीति निर्धारण का काम इसके तहत किया जाता है। जब हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे तो हम अलग अलग टॉपिक्स को देखने वाले हैं, ताकि ये जो नीति है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। जब हम इस पूरे लेक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि विदेश व्यापार नीति होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक समझ सामान्य बनाएंगे कि विदेश व्यापार नीति में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि विदेश व्यापार नीति की व्यवस्था क्या है हमारे देश में, कब लाते हैं, कितने वर्ष के अंतराल में इसको लाया जाता है, कौन लेकर आता है, ये सब बातें यहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि नई नीति जो है वो कब आई है और किसने इसको लॉन्च किया है, कब तक रहेगी। इसके बाद बात करेंगे कि वर्तमान नीति जो है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके महत्व को लेकर चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताओं को लेकर कि 2023 की जो नई व्यापार नीति है उस नीति में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसके तहत भारत के विदेश व्यापार के साथ भारत के विकास का रोड मैप तैयार हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात है कि 2023 में मार्च के महीने में ये नीति लॉन्च हुई है। इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर से भी कोड किया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपके एक वर्ष के करंट अफेयर की चीजें आ सकती हैं। 28 अप्रैल को आपका पेपर है प्रीलिम्स का, तो उसके एक साल पहले की घटना में समझता हूं को दे देना चाहिए। और एग्जाम में अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं पिछले एक साल के, तो ये टॉपिक सिलेबस का हिस्सा भी है और करंट अफेयर का हिस्सा भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल सकता है। बड़े ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस हिसाब से कौन सी चीजें यहाँ पर की गई हैं, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। शुरू करेंगे इस लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं कि विदेश व्यापार नीति है क्या। जब हम दोस्तों विदेश व्यापार नीति की बात करते हैं तो विदेश व्यापार से संबंधित योजनाओं का एक दीर्घ लक्ष्य उपलब्ध कराती है हम लोगों को। विदेश व्यापार नीति क्या उपलब्ध कराती है? दीर्घ लक्ष्य उपलब्ध कराती है कि आगे जाकर हमें किन किन लक्ष्यों का किस किस रूप में पूरा करना, इस बात का निर्धारण जो है वो इस विदेश व्यापार नीति के तहत किया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है। अगर सीधे तौर पर देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत को किन देशों के साथ व्यापार करना है, भारत को कितना व्यापार करना है, क्या व्यापार करना है, कैसे व्यापार करना और कब व्यापार करना है। इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है वो विदेश व्यापार नीति में दोस्तों दिया जाता है। अगर हम विदेश व्यापार नीति की बात करें तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं के, याद रखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात करने के लिए वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों के साथ एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। इस नीति के माध्यम से आप वो वातावरण तैयार करते हैं और उस वातावरण के अनुसार देशों के साथ आयात निर्यात का काम किया जाता है, जो राष्ट्र हित में देखा जाता है दोस्तों। इसके अलावा हम देखें तो सरकार द्वारा विदेशी व्यापार के नए आयामों को विकसित करने का प्रयास होता है एक विदेश व्यापार नीति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विदेश व्यापार नीति क्या है, तो आप इन शब्दों में विदेश व्यापार नीति बता सकते हैं कि एक दीर्घ लक्ष्य उपलब्ध कराती है, भारत की योजना बताती है कि उसे किन देशों के साथ व्यापार करना है, कितना व्यापार करना है, कैसे व्यापार करना है, क्या व्यापार करना है और कब व्यापार करना है। अनुकूल परिस्थितियां तैयार करती है ताकि वस्तु और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा सके बिना किसी रोक टोक के। और नए आयाम क्या क्या हो सकते हैं जहां हम लोग इस क्षेत्र में विकास को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी खास प्रॉब्लम के। तो यह विदेश व्यापार नीति का एक आशय तैयार होता है। फिर हम यह बात करें कि वर्तमान नीति क्या है और नीति की व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों हमारे देश में जो वर्तमान नीति है वो मार्च 2023 में घोषित होती है। और मार्च 2023 में घोषित होती है किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत दोस्तों ये कहा गया कि नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू है। और अगर इसको 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा स्वाभाविक, ये कब तक रहेगी? तो इसका प्रश्न का उत्तर दोस्तों यहां से मिलेगा कि नॉर्मली एक परंपरा है, एक व्यवस्था चली आ रही है
कि हर 5 साल में भारत सरकार विदेश व्यापार नीति का निर्धारण करती है। अगर हम मोदी जी की सरकार की बात करें तो 2014 में मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी की सरकार ने 2015-16 में अपनी पहली विदेश व्यापार नीति की घोषणा की। अब ये जो विदेश व्यापार नीति ये परंपरा अनुसार दोस्तों 5 साल के लिए थी। कितने साल के लिए थी? 5 साल के लिए थी। और ये सोचा गया था कि 2020 में नई नीति बनाएंगे, तो 2015 से 2020 तक के लिए मोदी जी ने अपनी पहली विदेश व्यापार नीति की। ये देश की पहली विदेश व्यापार नीति नहीं थी, मोदी जी के कार्यकाल की पहली व्यापार नीति थी। अब हुआ यह कि 2020 में हम लोगों ने कोरोना का पीक पॉइंट देखा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी। तो सरकार ने क्या किया कि इन सभी दिक्कतों के बीच में हमारा जो विदेश व्यापार नीति का काम था, जो ड्यूरेशन था, वो ड्यूरेशन 2023 तक के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि 2020 में आप बढ़ा भी नहीं सकते थे। और उस समय नीति क्या घोषित करते जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियां ही ठप थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो नीति 2015 में लॉन्च की गई थी उसका कार्यकाल 2020 की जगह पर 2023 कर दिया गया। अब 2023 में 31 मार्च 2023 हम बोलें, जब वित्तीय वर्ष का अंत हुआ तो इस विदेश व्यापार नीति का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था। तो भारत सरकार ने इसके पहले एक नई व्यापार नीति लॉन्च कर दी। जो नई व्यापार नीति लॉन्च की उसके बहुत भव्य और अलग प्रकार के प्रावधान किए गए, जिनको हम आज देखेंगे क्या प्रावधान थे, किस प्रकार से भारत के भविष्य के विदेश व्यापार को नियंत्रित करके एक विकसित भारत की स्थिति को प्राप्त करना भारत सरकार का लक्ष्य सेट हुआ। तो उस रास्ते पे जाने के लिए जो नीति सेट की उसकी विशेषताओं को हम देखेंगे, लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहां देख लेते हैं क्या कि 31 मार्च को यह नीति का ड्यूरेशन खत्म हुआ और 1 अप्रैल से नई विदेश व्यापार नीति जो 2023 में लॉन्च की गई थी वो लागू हो गई। अब इस नीति में सबसे अलग बात यह थी कि इस नीति को बोल सकते हैं कि किसी भी समय से बांधा नहीं गया है, स्वतंत्र रखा गया है। जैसे हम बोलते थे कि 5 साल के भीतर 5 साल में आपको दूसरी नीति लॉन्च करनी है, 5 साल का समय होगा। तो ये 2023 की नीति के साथ नहीं है। 2023 की नीति के साथ 5 साल की बाउंडेशन दोस्तों नहीं देखी जा रही है, ये लगातार जारी रह सकती है, कोई दिक्कत इस नीति में नहीं आएगी। क्लियर? तो इस समय की बाध्यता से मुक्त ये नीति जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि वर्तमान समय में भारत की विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई, तो 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्मली साधारणता देखा जाए तो भारत में कितने वर्षों में विदेश व्यापार नीति तैयार की जाती है, तो 5 वर्ष के अंतराल पे की जाती है। फिर पूछेगा कि 2023 की नवीनतम विदेश व्यापार नीति कब तक के लिए लागू की गई है, तो दोस्तों इसका समय निश्चित नहीं किया गया है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह व्यवस्था आप लोगों की नीति में आ गई कि क्या व्यवस्था। अब इसमें एक और चीजों में हम जाते हैं कि भारत का अगर हम देखें व्यापार, कौन सा व्यापार? विदेश व्यापार। तो इसको लेकर हम लोगों को थोड़े से पुराने पन्नों को भी खोलना चाहिए। कैसे पुराने पन्ने? 1947 से 1991 तक का समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है, और दूसरा समय दोस्तों 1991 के बाद का समय, बहुत अंतर देखने को मिलता है। आजादी से लेकर 1991 तक हम देखते हैं कि भारत एक बंद इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट में चल रहा है। और बंद अर्थव्यवस्था का जब कॉन्सेप्ट भारत में लागू है तो इसका सीधा सा मतलब ये दिखाई पड़ता है कि हम आयात निर्यात जो है वो नहीं कर रहे हैं। दूसरे देशों के साथ हमारा आयात निर्यात जो है वो क्या है? बंद है। तो यहां पर विदेश व्यापार नीति का जो दायरा है वो बहुत हम लोगों को सीमित दिखाई पड़ता है, या ऐसी कोई नीति दिखाई नहीं पड़ती जनरली देखा जाए कॉन्सेप्ट के आधार पर। क्यों? क्योंकि हम बंद इकोनॉमी में हैं, और बंद इकोनॉमी में दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं होता है, आप आंतरिक तौर पर ही काम करते हैं, आपकी इकोनॉमी के दरवाजे दूसरे देशों के लिए बंद होते हैं। तो यहां तक समस्याएं थी। अब यहां पर जब आपकी ये स्थिति नहीं थी तो उसका परिणाम हुआ कि 1991 में हमारे देश में हम लोगों को आर्थिक संकट देखने को मिला, और इस आर्थिक संकट के समय पे हम लोगों ने दूसरे बड़े बड़े संस्थानों से, जब हमारे देश में 1 सप्ताह का पेट्रोल खरीदने तक का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने वित्तीय संस्थान IMF, WB जैसे को रुख अपनाया और वहां से हम लोगों ने सहायता मांगी। उन्होंने सहायता दी लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर दी। और 1991 में जब नरसिम्हा राव जी जो हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह जी जब इस समय वित्त मंत्री थे, उस समय हमारे देश में आर्थिक सुधारों को अपनाया गया।
आर्थिक सुधारों को अपनाया गया, और ये आर्थिक सुधार जब अपनाए गए थे तो इन आर्थिक सुधारों में हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स को देखते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का दौर आया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस दौर के बाद भारत में एक आर्थिक सुधारों का एक नया युग चालू हो गया, और इस नए युग में हमारे देश की इकोनॉमी को वैश्वीकरण की अवधारणा के तहत, ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा के तहत दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास किया गया, और हमारे देश की इकोनॉमी के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए। अब हम विदेश व्यापार भी कर सकते हैं, अब हमारे देश में दूसरे देश के लोग आके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें प्रारंभ हुई, और यहां से हमारे विदेश व्यापार के क्षेत्र में दोस्तों एक नया कदम, नया मोड़ आता है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि विदेश व्यापार नीति जो है वो बहुत सार्थक सिद्ध होने लगी, और इसको हम कहीं ना कहीं तर्कसंगत भी मानने लगे, और यहां से विदेश व्यापार में वृद्धि के देखते देखते आज हम विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2014 की, 2014 तक की बात करें तो भारत विश्व की 11वीं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर देखा जाता था, और ये एक अलग प्रकार की हम लोगों की विकास यात्रा रही कि वर्तमान में देश 5वीं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर है। और 2027 तक अगर हम इकोनॉमी के नवीन ट्रेंड्स को देखें, नवीन प्रवृत्ति को देखें, तो 2027 तक हम विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर आ जाएंगे। हमसे ऊपर सिर्फ चीन और अमेरिका ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, और इस सब में हमारे विदेश व्यापार का भी दोस्तों योगदान है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा विदेश व्यापार दोस्तों जो है वो अभी हमें कहीं ना कहीं चालू खाता घाटा के तौर पर देखने को मिलता है। चालू खाता घाटा की हम बात करें तो हम लोगों ने जब एक लेक्चर किया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी भारतीय की अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, वहां पर हमने राजकोषीय घाटे की भी बात की थी और चालू खाते घाटे की भी बात की थी। तो अभी हमारा चालू खाता घाटा है, मतलब हम निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा करते हैं। इसका मतलब अभी हमारी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़। हमको यहां पर यह करना है कि हम निर्यात ज्यादा करें और आयात कम करें। तो इसका जो निर्धारण होगा, इस चीज को कंप्लीट करना जो होगा वो विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत शामिल होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को नई विदेश व्यापार नीति के सारे चीजों को इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्या हम इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब होंगे, और सरकार का भारत के विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या रोड मैप है, क्या लक्ष्य है, क्या इसके लिए प्रावधान किए गए, उन सबको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम वो सभी विशेषताओं को देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को यह भी देखना है कि 2023 में जो विदेश व्यापार नीति लागू की गई उसका क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इसका महत्व ऐसे सिद्ध होता है कि वर्तमान में भारत की आर्थिक वृद्धि का नया केंद्र है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो भारत की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, सबसे स्थिर और सबसे बेहतर तेजी के साथ विकास अगर कोई देश कर रहा है तो वो दोस्तों भारत देश है। यहां सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं भारत को एक अलग रास्ते पर लेके जा रही हैं। भारत एक दुनिया के वर्ल्ड लीडर के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पूरी दुनिया आज आशा भरी नजरों से भारत को देख रहा है। तो जब भारत आर्थिक वृद्धि का नया केंद्र बन गया है तो ऐसे में हमारी विदेश व्यापार नीति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये केंद्र किस हिसाब से इस चीज का फायदा उठाने में कामयाब हो पाता है। दूसरी बात कि भारत एक नई विश्व शक्ति के तौर पर उभरा है, और इस शक्ति को अगर विदेश व्यापार नीति की तरह देखें तो और ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है दोस्तों। और अगला हम देखें दोस्तों तो आर्थिक एवं राजनीतिक तनाव। अब आर्थिक और राजनीतिक तनाव की जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन रशिया संकट देख लीजिए, इजराइल हमास का संकट देख लीजिए, वियतनाम को लेकर चाइना की दादागिरी देख लीजिए। आर्थिक संकट में आप बोल सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म है, श्रीलंका पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, मालदीव की स्थिति बहुत गंभीर रही। तो ये जो संकट दिख रहे हैं उन सभी संकटों के बीच में भारत इस नीति के माध्यम से अपनी आर्थिक और तकनीकीकरण विकास की क्षमता को दुनिया को दिखाना चाहता है। तो इस सभी दृष्टि से हम इस विदेश व्यापार नीति को महत्व दे रहे हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं की। जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस नीति के 4 स्तंभ हैं। कितने प्रमुख स्तंभ हैं दोस्तों? 4 प्रमुख स्तंभ हैं। एक तो यह है कि निर्यात संवर्धन करना है। हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो है निर्यात संवर्धन करना, मतलब निर्यात को बढ़ाना। एक तरीके से देश का जो विदेश व्यापार है उसमें निर्यात को बढ़ाना हमारा मुख्य टारगेट है, लेकिन हम उस निर्यात को सहयोग के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं। अब सहयोग का माध्यम क्या है? तो एक तो जो निर्यातक है, एक्सपोर्टर है,
दूसरा राज्य स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं और भारतीय मिशन, इन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा और सहयोग के साथ हमारे देश के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब हम निर्यात को बढ़ाने के लिए केवल केंद्रीय स्तर की व्यवस्था नहीं, निर्यातकों का सहयोग भी ले रहे हैं, राज्यों का सहयोग भी चाहते हैं, जिलों के सहयोग भी चाहते हैं। तो निम्न स्तर तक हम सहयोग के साथ निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं हमारे देश के। दूसरा है दोस्तों छूट के लिए प्रोत्साहन। हम विभिन्न माध्यमों से व्यापारिक गतिविधियों में छूट प्रदान कर रहे हैं जिससे कि निर्यात को बढ़ावा मिले। तो निर्यात को बढ़ावा हम कई सारी छूट देकर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन छूट का मतलब यहां पर सब्सिडी नहीं है। मैं आगे बात करने वाला हूं कि चाइना की पॉलिसी क्या है और हमारी पॉलिसी में क्या व्यवस्था की गई, ठीक है। तीसरा है दोस्तों व्यापार करने में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। तो जो बिजनेस है उसमें आप लोगों को क्या सुगमता है, लेन देन की लागत में कितनी कमी हो सकती है, और ई पहल जो है उसकी व्यवस्था जो है वो इस व्यापार नीति में दिखाई पड़ती है, ठीक है। और चौथी बात है कि कुछ उभरते क्षेत्रों को भी इस व्यापार नीति में शामिल किया गया है, जैसे ई कॉमर्स निर्यात। इसको मैं इस लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि ई कॉमर्स निर्यात की व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ है। दूसरा है दोस्तों स्कोमेट, SCOMET। यहां पर रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इस नीति में भी कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि हमारे देश से इस प्रकार के उपकरण जो होंगे जो स्कोमेट के अंतर्गत आते हैं उनको भी निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। तो इन 4 स्तंभों पर आधारित हमारी विदेश व्यापार नीति, ये ध्यान रखिएगा। और इन चारों चीजों को मैं इस पूरे लेक्चर में आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा कि स्कोमेट क्या है, ई कॉमर्स को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, लेन देन या फिर लागत सुधार को लेकर क्या व्यवस्था की गई, ई पहल किस प्रकार की है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी है दोस्तों निर्यात लक्ष्य। जब हम इस विदेश व्यापार नीति के निर्यात लक्ष्य की बात करते हैं दोस्तों तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हमें लगता है, और जिस प्रकार से सरकार इकोनॉमी को ले जा रही है मुझे नहीं लगता कि इसको अचीव करने में हमको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि यदि हम 2030 तक का आंकड़ा देखें भारत का इस विदेश व्यापार नीति के तहत, तो भारत कहता है कि हम निर्यात $2 ट्रिलियन तक कर देंगे। तो क्या लक्ष्य रखा गया है कि भारत में जो निर्यात होगा वो $2 ट्रिलियन तक ले जाएंगे और इसमें वस्तु और सेवा दोनों का समान योगदान होगा। अभी तक हम देखते हैं कि हमारे यहां से जो सबसे ज्यादा निर्यात होता है उस निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान होता है दोस्तों सेवा क्षेत्र का। तो इस नीति में कहा गया है कि सेवा क्षेत्र हो या वस्तु हो, पूंजीगत चीजें, उन दोनों का समान योगदान के साथ हम 2030 तक भारत का जो निर्यात है वो $2 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। $2 ट्रिलियन का आंकड़ा दोस्तों बहुत बड़ा होता है। क्यों बड़ा लग रहा है वो बता देता हूं, क्योंकि 2022-23 के अगर हम लोग आंकड़े को देखें तो $760 बिलियन से ज्यादा हमारा है। बिलियन में है यहाँ ट्रिलियन की बात हो रही है। तो 2022-23 में हम 760 बिलियन पे हैं। अब ये बिलियन के बाद 1 ट्रिलियन होगा, फिर 2 ट्रिलियन होगा, मतलब इससे दोगुना हम लोगों को अचीव करना है। और ये भारत में पहली बार देखा गया इतने सालों में कि भारत का जो निर्यात है वो 760 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब अब तक का सबसे हाईएस्ट निर्यात रहा है भारत सरकार का ये। और यहां देखें 2015-16 की व्यापार नीति, तो 15-16 की व्यापार नीति की जब बात करें इस समय तक भारत का जो निर्यात था वो $435 बिलियन था। अब $435 बिलियन से 2022-23 तक $760 बिलियन आया है, जबकि हम अगर वृद्धि देखें तो लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर टारगेट को देखा जाए तो 2030 तक, अभी हम बात कर रहे हैं कब, 2024, और नीति कब आई थी, 2023, मतलब 2023 + 7 बराबर 2030। 7 सालों में डबल से ज्यादा विदेश व्यापार का टारगेट हमारा है निर्यात का। तो ये टारगेट बड़ा है। अब इस टारगेट को अगर अचीव करना है तो वैसे कुछ प्रावधान भी करना पड़ेंगे। तो सरकार ने $2 ट्रिलियन का लक्ष्य तो निर्धारित किया है 2030 तक। अब इसके लिए देखिए कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने किस किस व्यवस्था को जाने को कहा है। तो इसमें कहा है सबसे पहले कि रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाना है। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए। अगर हम देखें तो आज अगर हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने में आंकड़ों में सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो अमेरिकी डॉलर का यूज किया जाता है। अमेरिकी डॉलर का यूज करते हैं दोस्तों, डॉलर में ट्रेड होता है तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको झटका लगता है, क्योंकि हमें डॉलर चुकाने पड़ते हैं, और डॉलर चुकाने पड़ते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर जाता है।
तो हमारी कोशिश ये है कि हमारा डॉलर बचे, हमारी मुद्रा की कीमत जो है डॉलर की अपेक्षा बढ़े। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। ये तब हो पाएगा जब अन्य देश भारत की मुद्रा को स्वीकृति देंगे और उनसे भारत की मुद्रा में ट्रेड होगा। तो भारत की सरकार क्या कर रही है, कई देशों के साथ इस बात पर मंजूरी करने के लिए बढ़ रही है आगे कि हम आपसे जो ट्रेड करेंगे वो हमारी मुद्रा रुपये में करेंगे। अब रुपयों में ट्रेड करने के लिए कई सारी जगहों पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपसे रुपये में ट्रेड करने को कब तैयार होगा, जब उसको कुछ फायदा मिलेगा। तो इस फायदे की जो व्यवस्था है वो 2023 की विदेश व्यापार नीति में की गई है। क्या बोला गया है कि सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय मुद्रा में हमसे ट्रेड करेगा तो उसको भारत की सरकार ज्यादा सुविधा देगी, ज्यादा छूट देगी, उसके लिए ट्रेड आसान हो जाएगा, उसके लिए शुल्क वगैरह में हम छूट देंगे। कब देंगे, जब वो हमारी मुद्रा में व्यापार करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रुपयों में व्यापार अगर होगा तो हमारी मुद्रा की स्वीकार्यता बढ़ेगी और हमारा डॉलर कम खर्च होगा। और इसका फायदा किसको मिलेगा, कपड़ा उद्योग को मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा डेयरी उद्योग को छोटे छोटे लेवल पे, इसका फायदा मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक वाहन को, इसका फायदा मिलेगा कृषि उपकरण को, दूषित जल पुनः प्रयोग की व्यवस्था को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो तकनीक है उसको, ग्रीन हाइड्रोजन की व्यवस्था को, हरित तकनीकी के क्षेत्र में भारत क्या करेगा, ट्रेड करेगा। और भारत किनसे ट्रेड करेगा, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, आसपास के देश, और उनसे जब भारत व्यापार करेगा तो भारत किस में व्यापार करेगा, भारतीय मुद्रा में व्यापार करेगा। और भारतीय मुद्रा में जब व्यापार करेगा तो भारतीय मुद्रा की स्वीकार्यता बढ़ेगी, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, भारतीय मुद्रा मजबूत होगी। तो ये भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि अगर हम चाहते हैं निर्यात को, उस टारगेट को अचीव करें, तो हम लोगों को भारत की जो मुद्रा है रुपया, उसको वैश्विक मुद्रा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, दूसरा बोला पुनः इंजीनियरिंग प्रक्रिया और स्वचालन। जो ट्रेड की जो सिस्टम है, मंजूरी लेना, कोई शिकायत दर्ज करना या किसी भी प्रकार की जो अनुमति, इसका जो पूरा सेक्शन है, उस सेक्शन को इंजीनियरिंग मतलब तकनीकी आधारित करना है और उसको ऑटोमेटेड स्वचालन की व्यवस्था पर ले जाना इसका उद्देश्य है। बोलने का मतलब है तेज और डिजिटल आधार पर एप्लीकेशन का तीव्र निपटान के द्वारा व्यापार को सुगम बनाना। आपके पास किसी ने किसी बात के लिए अप्लाई किया ट्रेड को लेकर, अब पता चला कि आपके पास वो एप्लीकेशन उसकी पड़ी हुई है और लंबे समय तक उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, तो उसके लिए व्यापार करना कठिन होगा और उसका मन हतोत्साहित हो सकता है आपके साथ व्यापार करने के लिए। तो बोला गया कि ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है आपके पास तो उसका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से तेजी के साथ निपटारा किया जाए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को व्यापार सुगम हो जाए और वो हमसे व्यापार ज्यादा से ज्यादा करना चाहे। दूसरा बात बोला कि निर्यात जो भी उत्पादन होगा उसमें जो छूट की योजनाएं हैं, वो छूट की योजनाएं जो हैं उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियम आधारित आईटी प्रणाली के वातावरण में क्रियान्वित किया जाएगा। मतलब ये कि आपको व्यापार में कई प्रकार की छूट मिलती है। अब वो छूट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस छूट को प्राप्त करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन और अप्लाई करने की व्यवस्था होती है वो इतनी कठिन होती है कि आदमी का मन ही चला जाए। तो बोला गया कि जो क्षेत्रीय कार्यालय है उससे इस प्रकार की योजनाओं का जो लाभ है वो तेजी के साथ दिया जाएगा, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर वर्चुअली स्वचालित इंटरफेस के माध्यम से। तो ये व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के बेस पे की जाने की व्यवस्था है। इसके बाद और किया गया कि भारत को व्यापार का हब बनाना है। इस व्यापार नीति ने ये बहुत बड़ा टारगेट रखा है कि भारत को व्यापार का हब बनाएंगे, भारत से निर्यात ज्यादा से ज्यादा होगा। अब व्यापार का हब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले जो हमारा वाणिज्यिक डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की पुनर्संगठन करना पड़ेगा। उसमें जो भी कुछ गड़बड़ियां हैं, जो कमियां, उन खामियों को जांचेंगे। उन खामियों को जांचने के बाद इस संगठन को और मजबूत किया जाएगा। अब इस संगठन को जब, इस संस्था को जब, विभाग को जब मजबूत किया जाएगा तो व्यापार के जो कार्य होंगे वो बेहतर होंगे, व्यापार और सुगम हो जाएगा। और बोला गया कि हम जो सब्सिडी के बल पर निर्यात करते हैं दोस्त, वैसा काम नहीं करेंगे। हमने क्या बोला कि हम अपने निर्यात को बढ़ाएंगे, लेकिन हम सब्सिडी के बेस पर नहीं बढ़ाएंगे। भारत सरकार का बहुत बड़ा डिसीजन है, समझ लीजिए कि हम हमारे व्यापार को, हमारे निर्यात को सब्सिडी के आधार पर नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हमारी मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे कि हमारे देश की ये क्षमता है,
हम हमारी क्षमता को दिखाते हुए, हमारी क्वालिटी को दिखाते हुए कि हम किस प्रकार के ट्रेड कर सकते हैं, किस प्रकार की क्वालिटी के गुड्स दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं, उसके आधार पर हम निर्यात बढ़ाएंगे, हमारी क्षमता के आधार पर निर्यात बढ़ाएंगे, ना कि सब्सिडी के आधार पर बढ़ाएंगे। अब सब्सिडी के आधार पर बढ़ाने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। सब्सिडी के आधार पर बढ़ाने का मतलब, जैसे मान लीजिए चीन है, चीन क्या करता है, जैसे मान लीजिए चीन में किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, किसी वस्तु का उत्पादन हुआ कहां, चीन में। अब इस वस्तु का उत्पादन हुआ है तो अब ये क्या करेगा, दूसरे देश में इसको भेजेंगे, दूसरे देश से उस वस्तु का व्यापार किया। अब दूसरे देश से उस वस्तु का जब व्यापार होता है तो इस समय चीन क्या करता है कि इस पर सब्सिडी कर देता है। अब जैसे चीन इस पर सब्सिडी करेगा तो उस वस्तु की कीमत जो होगी वो कम हो जाएगी। भाई सब्सिडी के कारण, सब्सिडी क्या होती है, एक प्रकार से छूट होती है कीमत में, तो ये छूट अगर मिली तो कीमत क्या हो गई, कम हो गई। कीमत कम हो गई तो वस्तु हो गई सस्ती, और जैसे ही वस्तु सस्ती हुई और दूसरे देश में जाएगी तो उसका दाम कम होगा, और जैसे सस्ती वस्तु होगी तो दूसरे देश में उसकी खरीदी जो होगी वो ज्यादा होगी, और खरीदी ज्यादा होगी तो उस देश में वो वस्तु लोकप्रिय हो जाएगी, और अगर वो वस्तु उस देश में लोकप्रिय हो गई तो उस देश में उस प्रकार की जो देसी वस्तु बनती होगी उसकी बिक्री कम होगी। तो ऐसे करके चीन क्या करता है, किसी भी देश में दूसरे देश का सामान कम बिके उसको खत्म करने के लिए अपनी वस्तु को सब्सिडी करके वहां भेजता है, और उस मार्केट में अपनी चीज का दबदबा बनाने का प्रयास करता है और दूसरे लोगों को डाउन करने का प्रयास करता। साथ ही साथ उस देश के जो देश के देसी प्रोडक्ट होंगे वो वाले, उनको भी वो पीछे करने का प्रयास करता, और जिस देश में उस वस्तु का उत्पादन हो तो उसके बावजूद सस्ते होने के कारण चीन के चीजें ज्यादा बिकने लगती हैं। जैसे हमारे देश में भारतीय खिलौने भी बनते हैं, लेकिन चाइना के कुछ लाइट वाले खिलौने और ये सब चीज ज्यादा बिकने लगते हैं, तो इसी चीज का परिणाम होता है। तो चीन क्या करता है, दूसरे देश के मार्केट को कैप्चर करने के लिए, दूसरे देश के लोगों को अपनी वस्तु का यूज करने के लिए, मानसिक गुलाम बनाने के लिए सब्सिडी करके अपने उत्पादन को दूसरे देश में निर्यात करता है। भारत ने बोला कि इस प्रकार की कुटिल चाल हम नहीं चलेंगे, हम हमारी वस्तु की क्वालिटी के साथ भेजेंगे, क्वालिटी के आधार पर भेजकर सामने वाले मार्केट में वस्तु के साथ प्रतियोगिता कर वहां अपनी जगह बनाएंगे और निर्यात हमारा उससे बढ़ेगा। यह भारत की नीति है, चाइना से अलग इस प्रकार की नीति पर भारत चल रहा है, जिससे कि भारत व्यापार का हब बन जाएगा। दूसरी बात, भारत ने कहा है अपनी नीति में कि हम सर्विस सेक्टर पर निर्भर नहीं रहेंगे। अगर हमारे विदेशी व्यापार की बात करें तो 50% से ज्यादा हमारे विदेशी व्यापार में सर्विस सेक्टर का हिस्सा होता है। अब सर्विस सेक्टर का हिस्सा अगर 50% से ज्यादा है तो चुनौती भी देख लीजिए। वर्तमान का जो युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में सर्विस सेक्टर के जो उत्पाद हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण खत्म होते जा रहे हैं। मतलब इस सर्विस सेक्टर के जो उत्पाद हैं वो रिप्लेस हो रहा है एआई के माध्यम से, और अगर एआई के माध्यम से वो रिप्लेस हो रहा है तो डेफिनेट बात है कि भारत के सर्विस सेक्टर का निर्यात क्या हो सकता है, भविष्य में कम हो सकता है। और अगर हमारा विदेशी निर्यात सर्विस सेक्टर पर डिपेंड रहा और एआई ने सर्विस सेक्टर के उत्पादों को रिप्लेस कर दिया तो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार धड़ से डाउन हो जाएगा, निर्यात कम हो जाएगा, और भारत उस झटके को क्या पता कितना सहन कर पाएगा। तो ऐसे में हमने कहा कि हम सर्विस सेक्टर पर निर्भरता को कम करेंगे, हम हमारे जो अन्य उत्पाद हैं, औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों को भी निर्यात में बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सर्विस सेक्टर के उत्पादों में अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा ये उत्पाद क्या करेगा, भारत के व्यापार को लगातार बढ़ाएगा। इसीलिए भारत की विदेश व्यापार नीति में औद्योगिक क्षेत्र, सर्विस सेक्टर दोनों के समान रूप से भागीदारी के साथ अपने टारगेट को अचीव करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस विदेश व्यापार नीति का बहुत बड़ा एक पार्ट है कि हम सर्विस सेक्टर पर निर्भरता को कम करना चाह रहे हैं और दूसरे सेक्टर को भी हम निर्यात की दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्विस सेक्टर के निर्यात को हतोत्साहित किया जाएगा, डिमोटिवेट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सर्विस सेक्टर के उत्पाद को भी निर्यात के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन जितना उसको बढ़ाया जाएगा उसके बराबर दूसरे उत्पादों को भी आगे लाया जाएगा। तो इस व्यवस्था के साथ चलकर भारत विदेश व्यापार का क्या बनेगा दोस्तों, हब बनेगा, ऐसा माना जाना है। इसके बाद ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना। ई कॉमर्स निर्यात का क्या मतलब है, पहले तो ई कॉमर्स को समझ लीजिए। फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, है ना, मीशो, ये सब क्या है, ये सब ई कॉमर्स की व्यवस्था है। जो बाजार होता है ऑनलाइन कर लगते हैं आप, आपके घर पे चीज आ जाती है।
अभी ई कॉमर्स की व्यवस्था जो है दोस्तों, उस पर अगर हम विदेशी व्यापार के माध्यम से देखें तो उस पर लिमिट्स हैं। अगर हम इस विदेश व्यापार नीति की बात करें, मतलब 1 अप्रैल 2023 जब नवीनतम विदेश व्यापार नीति लागू नहीं हुई थी, पुरानी विदेश व्यापार नीति की बात करें, तो भारत में यह व्यवस्था थी कि ई कॉमर्स के माध्यम से आप दूसरे देशों को जो निर्यात करते हैं वो निर्यात 5 लाख से ज्यादा का नहीं कर सकते थे। मतलब ई कॉमर्स की व्यवस्था के अंतर्गत आप अगर दूसरे देशों को पहले सामान भेजते थे तो 5 लाख से ज्यादा का नहीं भेज सकते थे, और उससे ज्यादा का अगर भेजना होता तो कई सारे प्रकार का पेपर वर्क करके मंजूरी लेके फिर भेजना पड़ता था। अब भारत सरकार ने कहा कि हम इस लिमिट को आगे बढ़ाते हैं, आप ई कॉमर्स से निर्यात को भी बढ़ाइए, और भारत सरकार ने कहा कि अब 5 लाख नहीं, डबल 10 लाख तक आप क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों में ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदी बिक्री कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं 10 लाख तक की। इसका मतलब ये क्षमता बढ़ा दी गई। अब ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, और ये भी याद रखिएगा कि बिना किसी खास पेपर वर्क के आसानी से आप ई कॉमर्स से निर्यात कर पाएंगे। ये हमारे देश के निर्यात को बढ़ाने का काम करेगा दोस्तों। ये पाबंदियां क्या कर दी गई हैं, ई कॉमर्स से हटा दी गई हैं, मतलब निर्यात में ई कॉमर्स का भी साथ लिया जा रहा है। और इसको करने का कारण भी बताऊं क्या है। इसको करने का कारण ये है कि जब सर्वे आया तो पता चला कि ई कॉमर्स जो है ना वो 2030 तक अकेले 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार कर देगा, निर्यात कर देगा। हमारा लक्ष्य क्या है, 2 ट्रिलियन डॉलर। 2 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य है, जिसमें से 200 से 300 बिलियन डॉलर तो अकेले ई कॉमर्स से ही आ जाना है। इसको बढ़ाने की जरूरत है ना फिर। तो इसलिए ई कॉमर्स से व्यापार को दोस्तों बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि हमारा जो निर्यात का लक्ष्य 2030 का वो बढ़ाया जा सके और भारत विदेशी व्यापार में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी के तौर पर स्थापित हो जाए। तो ये ई कॉमर्स के सेक्टर्स में ये बदलाव किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, निर्यातकों को मान्यता। जब हम निर्यातकों की बात करते हैं दोस्तों, तो एक्सपोर्टर्स को उनकी निर्यात की क्षमता के आधार पर रेटिंग मिलती है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जो 4 स्टार और 5 स्टार लेवल के निर्यातक होते हैं, एक्सपोर्टक, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है ना, वो बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं, तो उनको ये रेटिंग मिलती है। उनकी रेटिंग के आधार पर उनको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएं होती हैं वो ज्यादा मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको लोन लेना है तो अगर 4 स्टार और 5 स्टार लेवल का कोई एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, उसको लोन ज्यादा मिल जाएगा और इजी मिल जाएगा। और अगर इस व्यवस्था को देखें तो अभी तक हमारे देश में ये 4 स्टार और 5 स्टार निर्यातक की संख्या सीमित रही, जिसकी वजह से उनको आसानी से लोन और बाकी सब चीजें नहीं मिल पाती बड़े स्तर पर, और वो अपना विस्तार नहीं कर पाते। तो भारत सरकार ने इस निर्यातकों को जो मान्यता देने की व्यवस्था उसको भी उदार किया है, उसमें भी आसान कर दिया। क्या कर दिया है कि जो 4 स्टार और 5 स्टार की रेटिंग होती थी, वो रेटिंग पहले मिलती थी 2 बिलियन डॉलर का निर्यात करने वाले को, कि अगर आपने 2 बिलियन डॉलर का निर्यात कर दिया तो आपको 800 क्या बोल सकते हैं कि 5 स्टार की रेटिंग मिल जाएगी, और 5 स्टार की रेटिंग मिल जाएगी तो ऐसे में आपको बाकी सब चीजों में आसानी हो जाएगी। तो भारत सरकार ने कहा कि इन 5 स्टार रेटिंग वालों की संख्या बढ़ाओ। बोले कैसे बढ़ेगी, बोले 2 बिलियन को हटाओ और 800 मिलियन कर दो, बिलियन से मिलियन कर दिए। तो जो 800 मिलियन डॉलर का निर्यात कर देगा ना, उसको हम 5 स्टार रेटिंग दे देंगे, और 5 स्टार रेटिंग वाले निर्यातक इससे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, सुविधाएं ज्यादा हो जाएंगी, अपने व्यापार को और बढ़ा सकते हैं वो, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये भारत के ज्यादा से ज्यादा निर्यात में 2030 तक का जो लक्ष्य भारत का, उसको अचीव करने में बहुत बड़े सहयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने मानदंडों को पुनर्निर्धारित किया है और 800 मिलियन डॉलर वो आंकड़ा कर दिया है कि इतना कोई अगर निर्यात करता है तो हम उसको 5 रेटिंग में ले आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए दोस्तों, निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर, बोलने का मतलब है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ये स्थापित किए गए। अब ये क्या सुविधा है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत में 39 ऐसे शहर हैं जिसको टीईई का दर्जा मिला हुआ है। निर्यात के लिए बहुत बेहतर समझे जाने वाले 39 शहर भारत में मौजूद रहे। कब तक, 23वीं विदेश व्यापार नीति आने तक।
2023 की जो विदेश व्यापार नीति आई, उस नीति में 4 नए शहरों को जोड़ दिया गया। किसमें? टीईई में। वो कौन कौन से थे? एक फरीदाबाद कपड़े के लिए फेमस है, मिर्जापुर हस्तनिर्मित कारपेट के लिए फेमस है, मुरादाबाद हस्तशिल्प के लिए फेमस है, वाराणसी हैंडलूम हस्तशिल्प के लिए फेमस है। अब यहाँ के जो उत्पाद हैं, वो उत्पाद दोस्तों हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी फेमस है। इन उत्पादों वाले क्षेत्रों को आपने निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर टीईई के तौर पर शामिल कर लिया है। जैसे इनको शामिल करेंगे आप, तो इनके जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी, इनकी क्वालिटी को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी, और अंतरराष्ट्रीय मान्यता जैसे मिलेगी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रचार शुरू हो जाएगा, और बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाएगी। और जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी तो इनको लोग खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो फिर इनकी बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार क्या ये इंपॉर्टेंट पहल रही कि टीईई क्षेत्र जो है उनको बढ़ाया गया है, ताकि उनके उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता बढ़े और उनका व्यापार में सहयोग बढ़े, निर्यात बढ़ जाए। ठीक है, तो जो लक्ष्य 2030 का सेट है ना, $2 ट्रिलियन का, उसको अचीव करने के लिए कदम कदम पर तैयारी की गई है, और उस कदम कदम में एक कदम टीईई क्षेत्रों को चुनना भी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कितने शहर हो चुके हैं टीईई? तो बोलेंगे आप 39 + 4 43। 2023 की विदेश नीति में कौन से 4 शहरों को जोड़ा गया है? फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखें, स्कोमेट नीति को कारगर बनाना। अब स्कोमेट नीति क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी भी देश से किसी भी वस्तु का व्यापार होता है, तो जो वस्तु का व्यापार होता है उसका 2 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। या तो उसका सकारात्मक प्रयोग कर सकते हो, या उसका नकारात्मक प्रयोग कर सकते हो। सकारात्मक प्रयोग तो राष्ट्र हित में, जनहित में किया जाएगा, जो मानव के विनाश या पर्यावरण के विनाश के हित में नहीं होता है। और नकारात्मक जो होता है दोस्तों, वो पर्यावरण के विनाश में प्रयोग किया जा सकता है, मानव जाति के विनाश में प्रयोग किया जा सकता है, आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों का व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत लिमिटेड होता है, प्रतिबंधित होता है, और बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत वो किया जाता है। तो स्कोमेट के अंतर्गत उन्हीं चीजों को लेकर व्यवस्था बनाई जाती है। अब उनमें क्या क्या शामिल है? तो स्कोमेट SCOMET में दोस्तों विशेष रसायन होते हैं, जैवीय सामग्री होती है, उपकरण होते हैं, या प्रौद्योगिकी का सामान होता है। ये ऐसा सामान होता है जिसका दोहरा प्रयोग होता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, मानव के कल्याण के लिए भी हो सकता है और उनको नष्ट करने के लिए हो सकता है। तो इनको लेकर एक विशेष नीति तैयार होती है। अब क्या होता था कि इनको लेकर जब विदेश नीति चलती थी, तो कहीं ना कहीं इन वस्तुओं और प्रौद्योगिकी की निर्यात जो था, उस निर्यात को लेकर भी सीमित थी, और इस वजह से भारत से इस प्रकार की चीजों का निर्यात कम होता था। तो भारत सरकार ने कहा कि हम इसमें उदार होंगे, इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सरल करेंगे। जब इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल कर देंगे ना, तो भारत से क्रायोजेनिक टैंक हो, ड्रोन हो, बोल सकते हैं कि विशेष प्रकार के केमिकल्स, इसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, और भारत के 2030 के $2 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में यहां से भी सहयोग मिलेगा। तो स्कोमेट क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी को निर्यात को नियंत्रित, विनियमित करने के लिए जो पॉलिसी होती है उसको स्कोमेट कहते हैं दोस्तों। बराबर? चलिए इसको भी उदार किया गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना। मैंने कहा कि अगर हमें 2030 के $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें एक सहयोगात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा, राष्ट्र से लेकर तो उस निचली इकाई तक जाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश में उत्पाद कहीं ना कहीं होते हैं और देश की जीडीपी में सहयोग होता है। तो यहां जिलों को टारगेट किया गया है। इस पूरी व्यवस्था में आप एक जिला एक उत्पाद योजना को भी कारगर मान सकते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भारत के समस्त शहरों के उत्पादों को डिसाइड किया गया है, और उनके उत्पादन को और व्यवस्थित और बड़े स्तर पर करने को टारगेट किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट किया जा सके, उसको हब बनाया जा सके। तो एक जिला एक उत्पाद योजना दोस्तों इसके तहत कारगर है। और अगर हम जिलों से निर्यात की बात करें दोस्तों, तो राज्य सरकारों के साथ इसके लिए सहयोग किया जा रहा है, उनको अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है।
जिलों को निर्यात का हब बनाने की काम किया जा रहा है दोस्तों। जिलों के निर्यात योग्य उत्पाद जो है, सेवा जो है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और इस जिले को उस उत्पाद के नाम से टैग दिया जा रहा है, एक उत्पाद एक योजना के तहत। और उस लेवल पर जो भी उत्पाद को निर्यात करने को लेकर या उसके प्रबंधन को लेकर समस्या, उनको हल किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर विशिष्ट रणनीति तैयार की जा रही है ताकि इस योजना को कार्यान्वित करके उस जिले से उस प्रोडक्ट को दूसरे देशों को निर्यात किया जा सके और हमारे 2030 के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसके अलावा अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत भी सुविधाएं दी जा रही हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र जो है, इसके इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो अग्रिम प्राधिकरण योजना है, उनकी वस्तुओं के लिए जो कच्चा माल का शुल्क है उसको कम किया जा रहा है दोस्तों, जिससे कि हमें उस प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर दूसरे देशों को बेचने में मदद मिलेगी। तो ये भी हमारी इस योजना का एक इंपॉर्टेंट अंग है। और अंत में हम देखें एमनेस्टी योजना। एमनेस्टी योजना भी हमारे 2030 के व्यापार के लक्ष्य को, निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में इंपॉर्टेंट होगी। जनरली क्या होता है कि ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है एमनेस्टी योजना के तहत पंजीकरण के लिए। जो भी निर्यातक होंगे 6 महीने के लिए विंडो उपलब्ध होगी, इस बीच में अप्लाई करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके माध्यम से उन सभी चीजों को शामिल किया जाएगा जो प्राधिकरण के निर्यात दायित्व में चूक से संबंधित हो या फिर कोई लंबित मामले हो जहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो, और उन सभी को त्वरित से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी अनुपात में छूट प्रदान की जाएगी वो सबको यहां विनियमित किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से एमनेस्टी योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। तो यहां पर हम लोगों ने 2023 की भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति को देखा। विदेश व्यापार नीति क्या है उसको देखा। विदेश व्यापार नीति 2023 की इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या है, हमारा लक्ष्य क्या उसको देखा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाना है हमने उस पर भी बात की। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे लक्ष्य अपनी जगह पर हैं। इन सब लक्ष्यों को आप बहुत आदर्शात्मक लक्ष्य के तौर पर देख सकते हो, कदम के तौर पर देख सकते हो, लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। वो क्या? वो ये है कि इस समय में जो व्यवस्था की जानी चाहिए वो होनी चाहिए क्रियान्वयन की। आपने कितनी बढ़िया नीति बना दी हो, आपने कितनी अच्छी योजना बना दी हो, वो योजना का जब तक उचित तरीके से, बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक उसका लाभ किसी को प्राप्त नहीं होता। तो अब देखना यह होगा कि इस नीति का क्रियान्वयन किस हद तक किया जा रहा है। अगर इस नीति का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया गया, जिस हिसाब से नीति सेट की गई है, तो निश्चित तौर पर भारत 2030 तक जो $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा है वो प्राप्त करेगा दोस्तों। और निश्चित तौर पर भारत का इसके माध्यम से 2047 तक विकसित भारत बनने का जो लक्ष्य है दोस्तों वो भी पूरा हो जाएगा। बराबर। तो ये थी भारत की विदेश व्यापार नीति। इसको लिख लीजिएगा और कुछ समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन जो भी आएगा वो यहीं से आएगा, क्योंकि हमने A to Z सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली है। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।